हाँ तो दर्शकों, मैं प्रदीप पुनियाल एक बार फिर जौनसार बावर पर एक वृत्त चित्र के साथ अपने परदादा और दादाजी के समय के लगभग 50 साल पहले लोगों को ले चलता हूँ। जौनसारी जनजाति ने बिना किसी परिवहन और शहरों से संपर्क से अपने जीवन को कैसे जीवित रखा, और उस समय कोई स्रोत उपलब्ध नहीं था। ये लोग वास्तव में अद्भुत थे कि उन्होंने हर साधन और समाधान के लिए सब कुछ खुद बनाया था। उदाहरणतः कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वास्तव में यह यहाँ मौजूद है। वे केवल पढ़ने लिखने में असमर्थ थे, लेकिन उस समय के इंजीनियर और डॉक्टर थे। जब मैंने उनके आविष्कार को देखा तो मैं खुद आश्चर्यचकित रहा। और बावर और मेरी मातृभूमि की ओर मैं आपको गूगल मैप की मदद से समझाता हूँ कि यह खूबसूरत जगह इस धरती पर कहाँ स्थित है। हम यहाँ भारत के मानचित्र पर हैं और इसे जूम करें और देश के उत्तर की ओर चलें। आपको उत्तराखंड राज्य और इसकी राजधानी देहरादून की ओर, यह स्थान जिला देहरादून में स्थित है और सेलाकुई हरवटपुर विकास नगर की ओर जाता है। यह जौनसारी का सबसे प्रचलित और मशहूर शहर है। यह क्षेत्र कालसी से शुरू होता है, जहां राजा अशोक की शिलालेख स्थित है। यहाँ दो नदियां मिलती है, टॉन्स और यमुना, और दो सड़कें समान रूप से विभाजित होती है। एक मीनस से त्यूनी तक है, जो कि टॉन्स के नजदीक हिमाचल प्रदेश समांतर चलती है, और दूसरा चक्राता सैया से होकर त्यूनी जाता है। यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग 72 है, जो कालसी को त्यूनी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 72 जौनसार और बावर को लगभग दोनों तरफ समान रूप से विभाजित करता है। इसका आधा हिस्सा टॉन्स नदी की ओर है और आधा हिस्सा लाखामंडल की ओर है। लाखामंडल जौनसारी लोगों के लिए काफी प्रमुख स्थान है, क्योंकि जौनसारी लोग पांडवों और देवी देवताओं की पूजा करते थे और करते हैं। चक्राता और सैया उनके लिए सेंटर मार्केट रहे हैं और इस क्षेत्र के कई गांवों को जोड़ते हैं। जौनसारी जनजाति पांडवों और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कुछ लोग लंबे समय से शिवजी महाराज की पूजा करते हैं और तीर्थयात्री उनके पास जाते हैं। शिवजी महाराज मंदिर हिमाचल प्रदेश के चूड़धार में स्थित है, और अन्य देवता वाशिक महाराज, जो 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं, उत्तराखंड के कुन्ना, नवाड़ा, बागी और अनोल गांव में 1 साल तक रहते हैं। 1 साल रोहड़ू में, और वह 2 जून या 20 गते जैठ पर बाहर निकलते हैं। उन्हें महेंद्रत में रखा गया है। असुविधा को दूर करने के लिए, सुविधाजनक यात्रा के लिए महेंद्रत में स्थापित किया गया है। अनोल में महासू महाराज को स्थापित रूप से रखा गया है। उनकी डोरिया वही उनकी पालकी है। चाहलदा महाराज चलता हुआ देवता का नाम दिया गया है, क्योंकि वे जौनसार के क्षेत्र में घूमते हैं। वे 12 साल संथवील और 12 साल पंचवील, मतलब पूर्व पश्चिम की ओर रहते हैं। पबासी महाराज उत्तराखंड के गांवों में 3 पट्टी बंगाण, कोठीगढ़, पिंगलपट्टी, मसमूर पट्टी रहते हैं। वे 4 भाई थे। तीर्थयात्री अपने पवित्र स्थान अनोल के पास जाते हैं, जो कि त्यूनी उत्तराखंड के पास है।
आइए जानते हैं जौनसारी लोगों की जीवन शैली और उत्तरजीविका तकनीकों के बारे में। वो ऐसे घरों का निर्माण करते थे जो पूरी तरह से लकड़ी और पत्थर और छत के शीर्ष के लिए पत्थर की स्लेट से बने होते थे। जौनसारी पहाड़ी इलाका है, जिस कारण वहां बर्फ गिरने से छत पर बर्फ ना जमे, इस तरह के ढलान वाली छत होती थी। वे सफेद और लाल दो रंगों से पेंट करते थे, जो कि पेंट नहीं बल्कि लाल और सफेद मिट्टी थी जिसका वो इस्तेमाल करते थे। यह घर का प्रवेश द्वार होगा और ये वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां हैं। यह एक तरह की बालकनी थी और लोग गर्मी के मौसम में यहां बैठा करते थे। इस जगह का उपयोग घी और किसी भी अन्य चीजों के भंडारण के लिए किया जाता था जिन्हें ठंडे स्थान की आवश्यकता होती। और यह घर का प्रमुख दरवाजा है और फर्श पूरी तरह से लकड़ी का बना होता है। और यह जगह शायद मेहमान के लिए इस्तेमाल की जाती थी, पर मेहमानों को बिठाया जाता था। और दूसरी ओर कोने में मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता था रसोई घर, क्योंकि आप चीजों को रखने के लिए अलमारियां और तिजोरियां देख सकते हैं। देखिए उन्होंने कैसे दरवाजा बंद करने का तरीका ढूंढा। यह एक अद्भुत तकनीकी थी। इसे बंद करना हो तो इस लकड़ी की छड़ को खिसकाना होता था, जिस कारण बाहर से कोई भी घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था। और यह जगह रसोई के उपयोग के लिए चावल, दाल, आटा रखने की छोटी सी जगह थी। सब कुछ पूरी तरह से डिजाइन किया गया था और वेंटिलेशन के लिए और हवा की प्राप्ति के लिए आपके पास दो विकल्प थे। एक खिड़की थी और दूसरा छत के ऊपर था। और वे इसे सुबह नीचे की तरफ स्लाइड करते थे और शाम को या बारिश के समय इसे ऊपर बंद करते थे। आइए जानते हैं जौनसार के लोगों ने भूख बुझाने के लिए कौन कौन सी फसलें उगाई। उनकी प्रचलित फसलें थी गेहूं, लेकिन उन्हें लगा कि इसका उत्पादन खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वे मानते थे एक व्यक्ति गेहूं की रोटियां ज़्यादा मात्रा में खा सकता था, इसलिए वे अन्य फसलों की तुलना में गेहूं का उत्पादन कम किया करते थे। वे बाजरा की फसल पैदा करने में विश्वास करते थे, या मोटा अनाज जो अच्छी मात्रा में अनाज का उत्पादन कर सकती थी। यह गेहूं और जौ की फसल की कटाई का समय है। वे इसे बैल की मदद से बीज से भूसी को अलग करने के लिए यहाँ ले आते थे और इस कमरे में रखा जाता था। इस गोल जगह को खलियान कहा जाता था और इस कमरे का निर्माण फसलों को बारिश या तूफान से बचाने के उद्देश्य से किया गया था। हर जगह बिजली की पूर्ति के बाद इस तरह की तकनीकी पूरी तरह से अप्रचलित हो गई है। जौनसारी के लोगों की सबसे अच्छी फसल मक्का थी, क्योंकि इसका उत्पादन अच्छी मात्रा में होता था और लोग इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करते थे। जब कटाई शुरू होती थी तो परिवार के सभी सदस्य खेत में जाते थे और उसकी लकड़ी को काटकर जानवरों
को उसकी पत्तियां खिलाया करते थे। वे उसे खेत में छिलकर घर ले जाते थे। रात में परिवार के सभी सदस्य और पड़ोसी सोने से बचने के लिए काल्पनिक कहानियों का आनंद लेते हुए मक्की के बीज को अलग किया करते थे। उन्होंने मक्की से मूड़ा, जो कि आज की पॉपकॉर्न की तरह था, और इसे भूनकर खाया करते थे। और पीसने के बाद इसका सातू बनाया करते थे। सातू एक तरह का आटा था, जिसे भुना हुआ आटा था, जिसे छाछ, मट्ठा और पानी के साथ गीला करके खाया जाता था। चटनी, पुदीना की चटनी या फिर चुल्लू की चटनी या किसी तरह का अन्य खट्टे पदार्थ के साथ मिलाकर खाया जाता था। और घराट में पीसकर मक्की की रोटियां बनाई जाती थी। इसकी चपाती का स्वाद लाजवाब होगा। बंदरों के साथ किसानों की निराशा की स्थिति थी। फसलों को उनसे बचाने के लिए उन्हें कुत्ते के साथ खेतों में बहुत चौकस रहना पड़ा। कुत्ता उस जमाने का एक पालतू जानवर था। उनके पास गाय, बैल, खच्चर, गधा, घोड़ा जैसे अन्य घरेलू जानवर थे। हर जानवर का एक अपना महत्व था। वे दूध, मक्खन, छाछ, घी पैदा करने के लिए गाय पालते थे। देखते हैं वह तरह घी बनाया करते थे। यह पात्र लकड़ी का बना हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं, और एक डंडा भी लकड़ी का बना हुआ था। रात को दूध को दही में बदलने के लिए रखा करते थे और अगली सुबह वे इसकी मदद इसको पानी के साथ मिलाकर इससे मक्खन बनाया करते थे। और गाय और घी, दूध, मट्ठा, मक्खन ये उनके आय के स्रोत थे। और खेतों की जुताई के लिए एक बैल, परिवहन के लिए खच्चर, गधे और घोड़ों का उपयोग किया जाता था। अगला अनाज था। कहीं कहीं इसे चौड़ाई और कहीं चौलाई कहा जाता था। यह 15 साल और काफी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था। उन्होंने इसे आपातकालीन अनाज कहा। जब फसल कटाई के लिए तैयार नहीं होती थी तो लोग इसका इस्तेमाल करते थे। कभी कभी नदी का जल स्तर बढ़ जाता था, जिस कारण लोग अन्य अनाज को पिसाने के लिए घराट तक नहीं ले जा पाते थे। तो उस समय ये लोग इसे जांदरा की मदद से पीसकर आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करते थे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उन्होंने इसे भुना और चपाती के लिए मंडुआ, बाजरे के साथ मिलाया और इसका अन्य उपयोग लेमड़ा के तौर पर किया। लेमड़ा एक लिक्विड फॉर्म में था। जिस तरह आज दलिया बनाया जाता है, उसी तरह से लेमड़ा बनाया जाता था और इसे लोग दिन के भोजन की तरह खाया करते थे। इसे पानी के साथ मिश्रित कर तैयार किया जाता था और पकाया जाता था। अब जौनसारी लोगों के लिए बाजरा एक आपातकालीन अनाज में से एक है। वे इसका इस्तेमाल दूसरे अनाज की देर से कटाई के मामले में करते थे, क्योंकि चिड़ोई की कटाई अवधि
किसी भी अन्य अनाज की तुलना में पहले थी। उन्होंने चावल के बजाय इसका इस्तेमाल किया और स्थानीय में भुना हुआ बाजरा मूड़ा कहा जाता था। बाजरा चिड़ोई, मैं बात कर रहा हूँ चिड़ोई की, जिसके दाने काफ़ी बारीक होते हैं। और चिड़ोई के साथ दिलचस्प तथ्य यह था कि इसका दाना अलग, घास से अलग करने का कोई और स्रोत नहीं था सिवाय इसे पैरों के नीचे कुचलने के। इसके लिए घर के सभी सदस्य रात को खाना खाने के बाद इसे पांव से मड़ा करते थे, जिससे दाने अलग किया जाता था। कावणी एक दूसरा मोटा अनाज था जो कि चावल और मूड़े के भुनकर मूड़े के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसकी कटाई का मौसम अगस्त और सितंबर था। इसे पक्षियों का पसंदीदा भोजन भी कहा जाता था। उन्हें इसकी पूंछ के कारण यह पसंद आया। पक्षी, चूहे और अन्य कृदंतों को एक पूंछ चुननी पड़ी और इसे अपने घोंसले में लंबे समय तक संग्रहित करके रखा जा सकता था। लॉन्ड्रू एक अन्य मोटा अनाज है जिसे भूनकर मूड़ा बनाया जाता था। और जब पिता, भाई और चाचा अपने विवाहित लड़की और बहनों के घर जाया करते थे तो इसे साथ ले जाके उनके ससुराल में उन्हें भेंट करते थे। यह उनका हिस्सा माना जाता था, जैसा कि हम आज की तारीख में मिठाई लेके जाते हैं। धान जौनसारी लोगों के लिए प्रचलित अनाज में से एक है। वे इसे बड़े पैमाने पर पैदा करते थे। धान की खेती के लिए खेत में बहुत अधिक पानी की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। जौनसारी लोग पहाड़ी इलाकों में रहते थे, इसलिए छोटी नदियां लगभग इस जगह बहती हैं। वे नदी के पास धान के लिए खेत तैयार करते थे और धान के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहर बनाते थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। धान की भूसी निकालकर धान से चावल प्राप्त किया जाता था। उस समय धान से अनाज अलग करने के लिए कोई तकनीकी मशीन नहीं थी, इसलिए लोग धान को अपने खुद के छेदे हुए पत्थरों से अलग करते थे। इसे आम भाषा में गुत्तू कहा जाता था। हर परिवार का अपना गुत्तू होता था और उसके साथ एक लकड़ी की डंडी होती थी, जिसकी सहायता से वो धान के बीज पर बार बार वार करने से भूसी को चावल से अलग किया करते थे और इसे अन्य तरह के मसालों को कूटने के लिए, या उसे आज की मिक्सी कहा जा सकता है। आइए जानते हैं मोटे अनाज कोदा के बारे में। कोदा, कोदू, मंडुआ, इसका उच्चारण अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो सकता था। उन्होंने कोदे से लड्डू और कणिक तैयार किए। कणिक बनाने की प्रक्रिया वास्तव में अद्भुत थी। उन्होंने गेहूं के बीजों को बिना हवा के क्योड़न में डाल दिया। 15 दिन के बाद जब गेहूं के बीज अंकुरित होने लगेंगे और फिर पीसने के लिए बाजरा के दानों के साथ मिश्रित करते थे और अगला कदम था इसके आटा को पकाना था। यह रेसिपी स्वाद में मीठी और काले रंग की हुआ करती थी। वे इसके आटा का उपयोग रोटी बनाने के लिए किया करते थे। लवाणुई, यह गेहूं के फसल के साथ एक स्वतः विकसित खरपतवार था। उन्होंने इसका इस्तेमाल गाय और जानवर के लिए किया। वे इसे उन्हें खिलाया करते थे। ठीक है, देखते हैं उन लोगों के पास कौन सी दालें थी। हाँ, तो पहले मूंग के बारे में बात करते हैं। हाँ, वे मूंग से प्रचलित थे। यह उड़द के समान थी, लेकिन रंग में हरी थी।
अगलीदार मसूर थी और सोयाबीन का भी वो उपयोग किया करते थे, जिसे आमतौर पर भ्रट कहा जाता था। उन्होंने इसे सत्तू बनाने के लिए इस्तेमाल किया। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि सत्तू का क्या मतलब था। हाँ, उन्होंने इसके बीज भी बुने। सत्तू के बारे में दिलचस्प तथ्य यह था कि जब भी उन्होंने अपने घर से कभी लंबी यात्रा के लिए जाना होता था, जैसे कि लकड़ियां ढोलना या फिर किसी तरह कहीं राशन के लिए जाना, जो कि नज़दीकी शहर से लाना होता था, 7-7 8-8 दिनों तक वो चलते रहते थे। तो उस समय उन्हें भोजन की आवश्यकता होती थी। यह संभव नहीं था कि वो सभी तरह के बर्तन साथ में ढोलें, तो इस कारण वह सत्तू को अपने कमर में बांधकर, हर आदमी अपने कमर में सत्तू को बांधकर जहां उन्होंने देखा कि पानी उपलब्ध है, वहां आराम फरमाते थे और सत्तू को पानी के साथ मिलाकर खाया करते थे अपनी भूख को मिटाने के लिए। कुछ लोगों को सोयाबीन का तेल बीज से मिलता था। जनजाति के खाने पकाने के तेल का एक अन्य स्रोत सरसों का तेल था। वह इसे केवल तेल के उद्देश्य से बोते थे और कभी-कभी वो इसकी पत्तियों की सब्जी तैयार करते थे, जिसे आमतौर पर साग कहा जाता था। आप इसका दाना देख सकते हैं। खुमानी या चुल्लू उनके लिए तेल उत्पादन का एक स्रोत था। वे कई दिनों तक धूप में सुखाकर इसके खोल से चटनी अचार बनाते थे और लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए रख देते थे। और खुमानी की गिरी का इस्तेमाल तेल के लिए या बीज का इस्तेमाल तेल के लिए क्या करते थे। वे कुछ वन फलों से भी प्रचलित थे। यहाँ आप चीड़ के पेड़ को देख सकते हैं, जिसे उन्होंने कई उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया। इसके फल में एक बीज होता है जिसे खाया जा सकता है। उनके पास यह था और ईंधन के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके फल के खोल को आपातकालीन स्थिति में ये जलाया करते थे। चीड़ की शंकुधार सुइयों का उपयोग जानवरों के स्थान को रात में सूखा रखने के लिए उनके नीचे डाला जाया करता था और इसकी शंकुधार सुइयों से वो झाड़ू बनाया करते थे, जिससे वो घर का धूल मिट्टी या धूल की सफाई किया करते थे। वो रास्पबेरी या ब्लैकबेरी जैसे वन से भी प्रचलित थे। वो इसे जंगली फल के रूप में खाया करते थे। यह उनका एक पसंदीदा फल था। इसका स्वाद थोड़ा खट्टा और मीठा होता था। यह लंबे समय तक अनाज के भंडार के लिए एक कमरा बनाया करते थे। यहाँ दरवाजे को खोलने के लिए एक कुंजी हुआ करती थी। और देखें कि इसे कैसे बनाया गया था। यह वास्तव में कैसे काम करता था। यह खिड़कियां प्रचुर हवा को कमरे में आने के उद्देश्य से बनाई जाती थी। इसे स्थानीय भाषा में यह एक औजार था। इसे स्थानीय भाषा में डांगरा कहा जाता है। इसका प्रमुख रूप से 2 उपयोग थे। पहला मांस को काटने के लिए और दूसरा परिस्थिति था
एक नृत्य मंडली में अग्रणी व्यक्ति के हाथ में प्रयोग किया जाता था। यहाँ आप कुछ बर्तन देख सकते हैं जिसे भड्डू या आजकल प्रेशर कुकर कहा जाता था। यह मांस बनाने या मुश्किल से पकने वाले खाने के लिए उपयोग किया जाता था और यह चावल और कुछ विशेष व्यंजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और यह एक अनाज को लंबे समय तक रखने के लिए एक स्टोर था। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने अपने कपड़े कैसे धोए होंगे। अगर कोई बाजार उपलब्ध नहीं था, ना ही कोई साबुन और किसी प्रकार का डिटर्जेंट उपलब्ध नहीं था, तो यहाँ एक साबुन का नट है। साबुन नट का एक पेड़ हुआ करता था जंगल में। उसके दानों के लिए वे एक दिन निश्चित किया करते थे और गांव के लोग जंगल का दौरा करने के लिए फैसला किया करते थे। साबुन के पेड़ जहां आसानी से मिल सके और इसके दानों को बैग में भरकर घर लाया करते थे और छिलकर इसका साबुन के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। और एक अन्य डिटर्जेंट या कपड़े धोने के लिए एक अन्य स्रोत जंगली एलोवेरा था, जो कि आज के एलोवेरा की तरह दिखाई पड़ता था। और वे बर्तन को मांजने के लिए राख का उपयोग किया करते थे। आइए देखें कि वो किस तरह की सब्जी के लिए जाने जाते थे। आप देख सकते हैं अरवी। ये अरवी के पत्ते पकोड़े और सब्जी बनाने के लिए प्रयोग किया करते थे, जो कि आज भी प्रयोग में होता है। काफ़ी लाजवाब सब्जी तैयार की जाती है। और इसकी जड़ या इसके जड़ का जो बीज सब्जी के काम भी आता था और आज भी उपयोग किया जा रहा है। और वह सब्जी बनाने के लिए चौलाई के पत्तों का इस्तेमाल भी किया करते थे। बिच्छू घास, लोकल भाषा में इसे खुशका भी कहा जाता था, के पत्तों से सब्जी बनाया करते थे। मोटे अनाज से बनी रोटियां जैसे कोदा, मक्की और अन्य मोटे अनाज की रोटी के साथ इस सब्जी का प्रयोग किया जाता था, जो कि बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था। जब भी कोई व्यक्ति लकड़ी लेने या जानवरों को चराने के लिए जंगल में जाता था, तो उन्हें सब्जी के लिए जंगल में ये मशरूम मिल जाते थे, जिसको वो सब्जी के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और यह है लेंगूर, लेंगरा या फिर कैसरोड। ये अनेक जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता था और इसकी सब्जी भी काफ़ी मशहूर थी। यह नदी के किनारे में पाया जाता था। आइए जानते हुए किस तरह के जानवरों को खाया करते थे। सबसे अधिक मनाया जाने वाला त्योहार था मौण। मौण मतलब मछली उत्सव। इस त्योहार में हर परिवार के पास अपना एक मछली जाल हुआ करता था और क्षेत्र की अनेक खत, यानी कि बहुत सारे 5 या 5 से अधिक गांव से मिलकर एक खत होती है, जो खत इस उत्सव में भाग लिया करती थी।
ये पहाड़ी नदियों में मौन मछली उत्सव मनाने का फैसला किया करते थे और कई खत उस त्योहार में बड़े उत्साह के साथ शामिल होती थी। वे न केवल उस समय मछली के लिए मछली पकड़ने के लिए लड़ा करते थे, लेकिन बहुत पुराने लड़ाइयों को भी याद करके कड़ा संघर्ष करते थे और कई दफा लड़ाई इस चरम बिंदु पर पहुंच जाती थी कि कुछ लोगों को मौत के घाट भी उतारा जाता था। पाल क्या करते थे, जिस तरह आज की चटाई या गद्दे हुआ करते हैं। अनाज ढोने के लिए बकरी की खालों को थैलों के रूप में यूज किया करते थे। सर्दियों के लिए गर्म गद्दे या रजाई कंबल बकरी की बाल से बनाया करते थे और इस बकरी की बाल से बनाए गए गधों को केवल अतिथि के लिए प्रदान किया करते थे। बिस्तर को गर्म करने के लिए प्रयोग किया करते थे और बकरी और भेड़ इनका प्रमुख आय का स्रोत था। जौनसारी लोगों की एक परंपरा रही है जबकि वो हर परिवार जनवरी महीने में एक बकरी को काटा करते थे। और एक अन्य मांस और गर्म कपड़े के स्रोत के लिए भेड़ थी। उन्होंने इसका मांस खाया और इसके ऊन से गर्म कपड़े तैयार किए। यह आदमी लंबे समय से कताई कर रहा है और धागे को अच्छी तरह से कताई करने में सक्षम है। उसके पास हमेशा ऊन का एक डिब्बा होता है और जब वो घर से बाहर जाते हैं तो कतई रॉड को साथ ले जाया करते हैं। रॉड को आराम से समायोजित करने के लिए उनके पास एक लोहे का स्टैंड होता है। 1 या 2 महीने के कतई करने के बाद उन्होंने धागे को पर्याप्त मात्रा में काट दिए हैं। अब अगला कदम इस हस्तशिल्प में सभी धागों को लगाना है। वह कपड़े की चादर बनाने के लिए तैयार है और देखें कि वो कैसे ठीक से काम कर रहे हैं। क्या उन्हें वास्तव में जरूरत है योग और व्यायाम करने की? उनका शरीर पूरी तरह से व्यायाम कर रहा है। शरीर का हर एक अंग ठीक से व्यायाम करता है। इस मेहनत के बाद वह एक बंडल के 6 से 7 हजार रुपए कमा सकते हैं। अपने काम के बाद चादर के बंडल को दर्जी के पास ले जाया जाता है ताकि उसे पहनने योग्य कपड़ों में बदला जा सके और दर्जी एक बंडल शीट की कीमत के हिसाब से 1500 से 3000 रुपए चार्ज करते हैं और उसी के अनुसार डिजाइन करते हैं। और यह कम्बल सर्दी के मौसम के लिए ऊन से बनाया जाता था। जौनसारी लोग पहाड़ी इलाके में रहते थे जहां सर्दी के मौसम में बर्फ गिरती थी, इसलिए उन्हें ऊन के कपड़ों की काफी जरूरत थी।
देखते हैं लोग कैसे रस्सियों को बनाते थे। सबसे पहले उन्होंने गाय के लिए बीमल के पत्तों को लाया और पत्तों को गाय और बकरी को खिलाने के बाद जो बची डंडियां थी उनको इकट्ठा किया करते थे और उनके बंडल को 1 महीने तक पानी या तालाब या छोटी नदी के किनारे में दफनाया करते थे। और एक अवधि के पूरा होने के बाद परिवार के कुछ सदस्य उससे छाल निकालकर रेशे अलग करते थे और लकड़ी को आपातकालीन जलाऊ लकड़ी के लिए संग्रहित करते थे। वे आम कपड़े बनाने के लिए कपास की खेती करते थे। वे खेत से कपास प्राप्त करते थे और किसी भी प्रकार के अवांछित पत्ते और छोटी अशुद्धि को परिवार के सभी बच्चे और महिलाएं अलग किया करते थे। और अगला चरण में जहां एक आदमी बीज से कपास को अलग करता था, उस प्रक्रिया में वह एक स्वनिर्मित लकड़ी की मशीन का उपयोग करते थे। वह आदमी वर्णन कर रहा था कि कैसे वे और उनके पिता उस मशीन का उपयोग करते थे और इस मशीन की कार्य क्षमता का भी वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा, यह मशीन केवल अलग अलग लकड़ी से बनी रॉड से ही काम करती है। ये छड़ें आज के गियर सिस्टम की तरह डिजाइन की गई थी और ये विपरीत घूमती थी। और उन बीजों को उनके पिता के समय से रखा गया है। उन्होंने कहा, कपड़े बनाने के लिए वही प्रक्रिया होगी जो मैंने ऊन के लिए बताई थी। मैंने सिर्फ इस पुराने कपास के बने कपड़े के टुकड़े को उनके पास देखा। ये कपड़ा उनके माता पिता और उनके बचपन के समय का था और मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे। उन्होंने कहा, हम इसे पैंट शर्ट के रूप में पहनते थे। महिलाएं इसे घाघरे के लिए भी इस्तेमाल करती थी, जो कि आज की पारंपरिक पोशाक है। यह अभी देखने में गंदा है, लेकिन उनका मानना था कि अगर इसे धोया गया तो यह रुई की तरह सफ़ेद हो जाएगा और यह उसी तरह का चरखा है जिसे महात्मा गांधी इस्तेमाल किया करते थे। यह जानवरों के लिए 3 मंजिला इमारत थी और घास के लिए भी। बोतल का उपयोग गाय और बैल जैसे जानवरों को रखने के लिए किया जाता था और दूसरी मंजिल में बकरी या कभी कभी घास रखते थे। और ऐसा कहा जाता है कि वे भेड़ों को सबसे ऊपर की मंजिल पर रखते थे क्योंकि यह अन्य मंजिलों की तुलना में काफ़ी ठंडी होगी और भेड़ ठंडी जगह को सहन कर सकती थी। इस घर में आप देख सकते हैं लाल और सफ़ेद रंग से पेंट किया गया है, बल्कि ये रंग नहीं, सफ़ेद और लाल मिट्टी है। वे इसे पानी में मिलाकर रंग लगाते थे। ये गोले सफ़ेद मिट्टी के बने होते हैं। देखें कि वे इन दरवाजों को कैसे बंद करते हैं। बॉटल गार्ड यानी कि कड़वी लौकी या लोकल में से तुमड़ा भी कहते हैं। वे इसका इस्तेमाल पानी, शराब और अन्य पेयजल को रखने के लिए इस्तेमाल किया करते थे और ये आज की जग की तरह काम करता था। यह बर्तन आटा बनाने के लिए, गूंदने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक परिवार में कई सदस्य होने के कारण इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसका
उपयोग चपाती बनाने के लिए किया जाता था, इसे तवा कहते थे। वह मिट्टी का चूल्हा है और उसकी सफाई के लिए लाल रंग लगाया जाता था। उस बर्तन को स्थानीय भाषा में हौंडिया कहते थे। यह पानी ढोने के लिए और अपने पिता की ओर से नवविवाहित लड़की को उपहार देने की भी परंपरा थी। उस समय हस्तशिल्प बनाने के लिए बम्बू सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पेड़ था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक का उपयोग कपड़े को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। इसे स्थानीय भाषा में डालका कहा जाता था। कभी छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करने के लिए और कभी रोटी को रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। यह जौनसारी लोगों के लिए सबसे प्रचलित उपकरण में से एक था, जिसका नाम गिड्डा और गिल्ला था। वे खेत में श्रमिकों के लिए रोटी ले जाने के लिए या गाय को गोबर को ढोलने के लिए प्रयोग किया करते थे। वो भूसी और अन्य कणों को हटाने के लिए, अनाज को फिल्टर करने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया करते थे। इसका नाम चाड़ना था। सफेद हल्दी यानी कचूर और हल्दी जौनसारी लोगों के लिए जौनसारी लोग इसकी खेती नहीं करते थे, लेकिन वे इसे हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से व्यापारियों से प्राप्त करते थे और बदले में भेड़ के ऊन को प्रदान करते थे। कचूर उनके लिए रामबाण औषधि भी था। स्वाद में कड़वा होता था। बुखार, सर्दी, खांसी और इस तरह की अन्य बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हल्दी एंटीबायोटिक है, इसलिए वे इसका इस्तेमाल उपचार करने के लिए किया करते थे। पुदीना मसाले की तरह था और वे अपने भोजन में अच्छे स्वाद और सुगंध के लिए प्रयोग किया करते थे। हरी मिर्च उन्होंने खूब इस्तेमाल की। जौनसारी जनजाति के कुछ लोग स्वयं झाड़ी की जड़ी और अन्य मादक पेड़ों की जड़ों से शराब बनाते थे और इसके मिश्रण को पानी और अन्य पदार्थों के साथ कंटेनर में आग पर रख देते थे। यह लकड़ी का शिल्प उस पर लगाया जाता था और इस छेद से गैस बाहर निकलने के लिए थी। एक और बर्तन जो कि पानी से भरा हुआ था उसे ऊपर रखा जाता था। वे उसे अच्छे से आटे से ढक देते थे ताकि कोई गैस बाहर न निकले। पदार्थ को उबलने के बाद यह वाष्पीकृत हो जाती थी और संघनित होने के बाद यह शराब में बदल जाती थी और शराब की बूंदें बहने लगती थी और उस धागे को अनुसरण करते हुए बोतल में जा गिरती थी। आइए देखें कि किस प्रकार यह जनजाति का क्षेत्र और पहलू में बदल गया है। घर की वास्तुकला पुरानी हस्तशिल्प की जगह नई मशीनों ने जन्म ले चुकी है। अधिकांश काम अब मशीनों द्वारा किया जा रहा है। लोग शिक्षा प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लगभग क्षेत्र के कोने कोने तक
सड़कें और बिजली की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। यह जनजाति वाकई काफ़ी खूबसूरत है और यह मेरा जन्म स्थान भी है। थैंक यू सो मच गाइस।